नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। 25 मिनट में 9 ठिकाने ध्वस्त, 70 आतंकी ढेर हुए। पहलगांव हमले के जवाब में भारत की 24 मिसाइलों ने थर्राया पाकिस्तान और कहा कि पाकिस्तान ने जवाबी हमले की हिमाकत की तो करेंगे और कार्रवाई। जैश सरगना मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य भी इसमें मारे गए हैं और 2 महिला सैन्य अधिकारी ने दिया सैन्य कार्यवाही का ब्यौरा। और आप देखते हैं कि इसमें आप देखते हैं कि 10:30 बजे भारतीय सेना की 2 महिला अफसरों, थल सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने आप देखते हैं कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसके बारे में जानकारी दी है। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया इसे। और अभी हाल ही में देखा होगा आपने कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी अटैक हुआ था जिसमें हमारे पर्यटकों को मारा गया था और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ था। ये पाकिस्तान है 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है इससे। और आप देखिए निशाने बने आतंकी ठिकाने, जैसे मोहम्मद वहावलपुर के में मरकज सुभान अल्लाह, तेहरा कला में सरजाल, कोटली में आप देखिए मरकज अब्बास और मुजफ्फराबाद में से सैदना बिलाला। और आप देखिए लश्कर ए तैयबा मुरीदके में मरकज तेहवा, बरनाला में मरकज अहले हदीस और मुजफ्फराबाद में स्वावई नाला। और हिजबुल मुजाहिदीन कोटली में मकाज राहिल शहीद और सियालकोट में आप देखिए महमूना जोया। और जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के मुख्यालय किए ध्वस्त, किसी भी सैन्य या फिर असैन्य प्रतिष्ठान को नहीं बनाया गया निशाना। पीएम ने की रात में ऑपरेशन की निगरानी, डोभाल ने किया समन्वय। एक और आपको बता दूं कि भारत ने भी आप देखते हैं कि एक अच्छी रणनीति अपनाई कि हम लोगों ने उनके जो आम इंसान है उन पर अटैक नहीं किया, हम लोगों ने उनकी सेना पर अटैक नहीं किया, हम लोगों ने जो आतंकवादी हैं, जो दरिंदे हैं, एक तरह से उनके ठिकानों पर हमने वार किया है। तो इससे आप देखते हैं कि हम भी चाहते हैं कि आगे युद्ध ना बढ़े एक तरह से, और जो इसके दोषी थे पहलगांव के उन्हें जरूर सजा मिलनी चाहिए थी, वही हम लोगों ने की है। तो यही बातें हो रही हैं। हमारी ओर देख रहा था देश, यह हमला होना ही था, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। और युद्ध भड़कने की संख्या में अमेरिका ने तेज की मध्यस्थता की कोशिश। मार्को रूबियो बोले भारत पाक के बीच स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। अब दुनिया कहेगी वो तो। और देखिए आप लोग सोच के देखिए हमारी रणनीति को। अब अगर पाकिस्तान का कोई सपोर्ट करे तो क्या कहेगा कि हम पाकिस्तानी में आतंकियों का सपोर्ट कर रहे हैं, आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त किए गए तो उनके सपोर्ट में उतर रहे हैं। तो भारत की रणनीति एक है सफल रणनीति कहिए। पहलगांव का बदला लेने पर देश भर में मना जश्न। सुरक्षा तैयारियां परखने को देश भर में हुई मॉक ड्रिल। दिल्ली में कई स्थानों पर पीसीआर वैन और दमकल गाड़ियां तैनात की गई। झारखंड के 5 और हरियाणा के सभी 11 जिलों में अभ्यास किया गया इसका। और इसका नाम देखिए ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है। ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। 80 अरब डॉलर है भारत का रक्षा बजट, समझ रहे हैं। 10 अरब डॉलर है पाकिस्तान का रक्षा बजट, तो हम लोग बहुत आगे इससे। 10 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत की पाकिस्तान की तुलना में। 100 किलोमीटर अंदर घुसा भारत और थराया ये आप देखें कि आतंकिस्तान। इसलिए खासे ऑपरेशन सिंधु भारत ने पहली बार जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के मुख्यालय पर हमला किया है। दोनों आतंकी संगठन भारत में कई आतंकी हमलों के जिम्मेदार रहे हैं। खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान में 21 आतंकी ठिकानों की सूची दी है, इसमें से 9 ठिकानों को किया गया, आप देखते हैं कि चुना गया था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत में पहले हो चुके आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठनों को भी निशाना बनाया गया और पहले के हमलों में ऐसा नहीं किया गया था। पहली बार आप देखिए एक साथ 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। और आतंकवाद के खिलाफ यह भारत के सबसे घातक हमला था। आतंकी ठिकानों पर लगातार 25 मिनट के हमले किए गए। हमले में भारतीय सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारी अच्छी बात रहा मैं कहता हूं। और क्यों चुना गया राफेल को, इसमें आप देखते हैं। तो आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल सबसे अत्याधुनिक विमान है और विमान की खास खूबियों की वजह से पहलगांव आतंकी हमले का बदला लेने के लिए इसे चुना गया है। और आप देखेंगे कि इसमें राफेल स्केल्स की खतरनाक जोड़ी। वायुसेना ने सभी राफेल लड़ाकू विमानों को स्कल्प मिसाइलों से लैस किया है। ध्वनि की गति से भी तेज राफेल की रफ्तार और स्कल्प मिसाइल की मारक क्षमता की वजह से
इन दोनों की जोड़ी बेहद खतरनाक बन जाती है। इस जोड़ी ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। कई भूमिकाएं निभाने में सक्षम है। राफेल लड़ाकू विमान कई तरह की भूमिकाएं निभाने में सक्षम है, जैसे हवा से हवा में युद्ध, हवाई समर्थन, बमबारी आदि। इसलिए राफेल विमानों को वैश्विक स्तर पर सबसे सक्षम लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। राफेल चौथी पीढ़ी की फाइटर जेट है। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। और राफेल आप देखिए 9,500 किलोग्राम भार उठाने में सक्षम है। यह अधिकतम 24,500 किलोग्राम वजन के साथ उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 3,700 किलोमीटर है। ये देख लीजिए आप लोग। और आप देखिए 59,000 करोड़ थी रक्षा सौदे की कुल कीमत। 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे थे 2015 में भारत ने फ्रांस से। 26 राफेल एम खरीदने के लिए रक्षा सौदों को अंतिम रूप दिया गया हाल में भारत फ्रांस ने। ये आप देखेंगे कि वो है ना, हम लोगों ने इस बार पूरा वो दे दिया कि लीजिए वीडियो उपलब्ध करवा दिए कि कोई भाई वो ना करे, क्या कोई शक ना करे कि नहीं नहीं गलत होगा, झूठ होगा। ये आप देखिए नियंत्रण रेखा है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यहाँ सब जगह आप देखते हैं कि ये अटैक हुए हैं। इसकी पीडीएफ न्यूज़पेपर की मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। स्कल्प, हैमर और ड्रोन से तबाह की आतंकियों की फैक्ट्री। और आप देखते हैं कि इसका 480 ऊंचाई मिलीमीटर और 5.1 मीटर लंबाई और 630 चौड़ाई है इसकी। और आप देखते हैं इसे स्टारडम शैडो के नाम से भी जाना जाता है। यह लंबी दूरी की हवा से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल है। गाइडेंस सिस्टम्स, जीपीएस, आईएनएस, आईआर ये विमान करते हैं इस्तेमाल। मिराज 2000 राफेल और SU-24 टॉर्नाडो, टाइफून, ग्रिफिन। 550 किलोमीटर ऑपरेशन रेंज है इसकी और 323 मीटर प्रति सेकंड अधिकतम स्पीड है। 1300 किलोग्राम वजन ले जाती है। 3 मीटर विग स्पैन और 450 किलोग्राम बारहेड का वजन है। हवा से जमीन पर मार करती है स्कल्प। ये स्कल्प यानी कि SCLP वास्तव में फ्रांसीसी मिसाइल सिस्टम डेफ क्रोइसर ऑटोनम लॉन्ग पोर्ट का संक्षिप्त नाम है। इसे फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर बनाया था। यह एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जिसे हवा से लॉन्च किया जाता है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि 500 किलोमीटर की अपनी अधिकतम सीमा में यह दुश्मन के किसी असेट को पूरी तरह सटीकता से निशाना बना सकती है। अगर किसी महत्वपूर्ण टारगेट की लोकेशन पूरी तरह स्पष्ट हो तो इससे 100% नतीजे की उम्मीद की जा सकती है। और इन मिसाइलों का इस्तेमाल यूके और फ्रांस, सीरिया 2018 और लीबिया 2011 में कर चुके हैं। गुलाम कश्मीर से आगे जाकर पाकिस्तान की जमीन पर टारगेट को हिट करने में इन मिसाइलों की भूमिका है। और खुद लक्ष्य तय कर सकता है आत्मघाती ड्रोन। ये भी देख लीजिए, ये आप लोग देख रहे हैं ना। भारत ने जो तीसरा हथियार इस्तेमाल किया वह है लोइटरिंग म्यूनिशन के रूप में एक ऐसा ड्रोन है जो किसी लक्ष्य के रूप में तब तक हवा में टंगा रहता है जब तक यह चक्कर लगाता रहता है जब तक कि हमला करने के सही मौका ना मिले। खास बात है कि यह एक तरह का आत्मघाती ड्रोन होता है जो हमला करने के साथ ही खुद भी नष्ट हो जाता है। और इसे या तो बाहर से कंट्रोल किया जाता है या फिर खुद ही लक्ष्य का चयन करने में सक्षम होता है। ऑपरेशन सिंदूर में इसे बाहर से नियंत्रित किया गया। भारत ने यह ड्रोन इजराइल से खरीदा था, लेकिन बाद में इसका भारतीय पेरेंट खुद ही बना लिया हम लोगों ने। देख रहे हो भैया। अब इसलिए खास है यह मिसाइल बंकर और दुश्मन के रणनीतिक ठिकानों को नष्ट करने के लिए खास तौर पर उपयोग की जाती है। इसे खास तौर पर इसलिए आप देखते हैं कि बनाया गया है। ये विमान करते हैं इस्तेमाल राफेल, मिराज 2000D, मिराज F-16, तेजस MiG-29 और आप देखिए SU-25, SU-27। 250 किलोमीटर है इसकी बारहेड और 3 आप देखिए 1 मीटर इसकी लंबाई है। 70 किलोमीटर ऑपरेशन रेंज। 300 आप देखते हैं कि 40 किलोग्राम वजन। और आप देखिए 2020 में भारत ने चीन से तनाव के बीच खरीदी थी हैमर। वंकर की काल है हैमर यानी कि HAMMER क्या MER बम की भी सेल्फ गाइडेड बम है और फ्रांस के सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस द्वारा विकसित किए गए एवं भारत वास्तव में परंपरागत बम ही है। लेकिन फर्क यह है कि ये GPS, INS जैसे नेविगेशन और इंफ्रारेड या फिर सेमी एक्टिव लेजर गाइडेंस से लैस हैं। यानी ये उसी जगह को निशाना बनाएंगे जिनके लिए इन्हें दागा गया है। इनकी सटीकता का स्तर भी 100% है। यानी अगर लक्ष्य पूरी तरह परिभाषित है
और लोकेशन सुनिश्चित हो तो इनके चूकने का सवाल ही नहीं है। और इनकी रेंज 15 से 70 किलोमीटर है। इन्हें भी राफेल विमान से लॉन्च किया गया। अफगानिस्तान, मालदीव और पश्चिम एशिया के सैन्य ऑपरेशंस में फ्रांस ने अपने ईयर ऑपरेशन में इस्तेमाल किया था और रक्षा सूत्रों के अनुसार हैमर बम का इस्तेमाल मध्य दूरी के लक्ष्यों को तबाह करने के लिए किया गया। और ये ऐसे टारगेट थे जिनमें आसपास क्षति होने की आशंका काफी थी, लेकिन भारतीय वायुसेना ने यह सुनिश्चित किया कि सटीक हमले में केवल उन्हीं ठिकानों को ध्वस्त किया जाए जो निशाने पर है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत गुलाम कश्मीर में हुई सैन्य कार्रवाई में ये बम इस्तेमाल किए गए और इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका मॉड्यूलर डिजाइन है, और जिसमें जीपीएस, इंफ्रारेड इमेजिंग और लेजर टारगेटिंग जैसी गाइडेंस सिस्टम शामिल है। और हैमर और स्कल्प ने मिलकर भारतीय वायुसेना को पाकिस्तानी क्षेत्र के अंदर गहरा सटीक हमला करने में सक्षम बनाया है। देख रहे हैं, बालाकोट में कहर वन का टूटा था स्पाइस। ये भारतीय वायुसेना की मिराज 2000 जेट विमानों ने 2020 में जैसे मोहम्मद के बालाकोट आतंकी प्रशिक्षण शिविर को नष्ट करने के मिशन के दौरान स्पाइस से 2000 बमों का इस्तेमाल किया था। स्पाइस एक जीपीएस गाइडेंस किट है जिसका उपयोग हवा से गिराए जाने वाले अनगाइडेड बमों को सटीक हमला करने वाले बमों में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। और स्पाइस 2000 स्मार्ट सटीकता के साथ हमला करने वाला कम लागत का हथियार बताया जाता है। वर्तमान में इस बम का इस्तेमाल इजरायली वायुसेना के अलावा भारतीय वायुसेना, ग्रीक वायुसेना भी कर रही है। देख रहे हो भैया। और एयर डिफेंस आप देखते हैं कि हमारी बात करें सिस्टम में मजबूत है भारत। अगर पाकिस्तान हमला करता है तो भारत की एयर डिफेंस सिस्टम आकाश और S-400 बहुत काम आएंगे। पाकिस्तान के पास चीन में बना HQ-9VE एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन यह उतना प्रभावी नहीं है। S-400 की बात करें तो 5000 किलोमीटर दूर से आने वाली मिसाइल को रोकने में सक्षम है भारत का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, पाकिस्तान के पास ये सिस्टम नहीं है। बड़े हमले रोकने में यह सिस्टम काम आएगा हमारा। अब देखिए, भारत का है, पाकिस्तान की रेंज की सिस्टम की बात हो रही है रेंज की, तो S-400 400 किलोमीटर और इनके पास है HQ-9V, इसका 100 से 200 किलोमीटर रेंज है। आकाश की बात करें तो आप देखिए 30 से 70 किलोमीटर। LI-80 है इनके पास 40 से 70 किलोमीटर। वराकाट है हमारे पास ये 70 से 100 किलोमीटर। और FM इनके पास 90 है 15 किलोमीटर। स्पाइडर हमारे पास है, इसकी रेंज है 15 से 35 किलोमीटर। और आप देखिए कोर्टेड इनके पास है कमांड गाइडेड। QRSM 25 से 30 किलोमीटर है इसकी रेंज। और NSS-MS 25 ये आप देखिए 25 से 50 है इनकी रेंज। 1947 से हर बार से मुंह का खा चुका है पाकिस्तान। वो कहते हैं ना कि देखिए पाकिस्तान की हालत है उस कुत्ते की तरह की जिसकी पूंछ की सीधी करने की कोशिश करिए, अब वो नहीं होगी। ऐसे ही सुधरने का नाम कहां लेता है। 1947 में कबालियों का हमला, जम्मू कश्मीर के भारतीय संघ में विलय की बात अक्टूबर में पाकिस्तान समर्थित कबालियों ने यहां आक्रमण कर दिया। जवाब में इस क्षेत्र की रक्षा के लिए भारत ने अपनी सेना भेजी और आप देखते हैं कि यह संघर्ष जनवरी 1949 तक जारी रहा। और 1965 का ऑपरेशन जिब्राल्टर ऑपरेशन के तहत जब हजारों पाकिस्तानी सैनिक स्थानीय विद्रोहियों के भेष में नियंत्रण रेखा के पार भारतीय सेना में घुसपैठ करने लगे, तब 5 अगस्त 1965 को सशक्त संघर्ष शुरू हुआ। फिर आप देखिए 1971 का युद्ध है, तो 1971 का भारत पाक युद्ध पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश पर पाकिस्तानी सेना के दमन और उसकी स्वतंत्रता की मांग के कारण शुरू हुआ। 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। और जो बांग्लादेश आप लोग देखते हैं ना, ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आजाद हुआ था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है और इसकी आजादी में भारत का बड़ा योगदान है। और फिर आप देखते हैं कि 1999 का कारगिल, ये आप देखते हैं कि पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों के जम्मू कश्मीर के कारगिल सेक्टर में चोटियों पर कब्जे के बाद 1999 का कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ था। वहीं से जुलाई तक लड़े गए इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन विजन शुरू कर क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया। और 2016 में भारतीय सेना के बेस पर हमला। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उड़ी में भारतीय सेना के बेस पर हुए आतंकवादी हमले के बाद, जिसमें 19 सैनिक मारे गए थे, भारत ने 28 से 29 सितंबर को नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक की। 2019 में पुलवामा हमला। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के बालाकोट में जैसे मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर हवाई हमला किया था। पीएम प्रधानमंत्री ने हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की, उन्हें भी जानकारी दी इसकी।
और आप देखिए 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगांव आतंकी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य में आतंकवाद की इस निंदनीय कार्य के आपराधिक आयोजकों प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। एक और मैं आपको बता दूं, भारत ने बड़ी रणनीति अपनाई। कोई नहीं कह सकता है कि वो भैया आपने गलत किया, क्योंकि हम लोगों ने पाकिस्तान में जो आतंकी थे उनके ठिकानों पर वार किया। यूएनएससी की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसमें 15 मेंबर हैं, जिनमें 5 स्थायी हैं, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट इसके परमानेंट मेंबर हैं। हमने सिर्फ उन्हें को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा, हमारे राजनाथ सिंह कह रहे हैं, उसी की बातें हो रही हैं सब। और भी हमले की तैयारी में थे आतंकी, ये भारत कह रहा है। आप देखेंगे, अच्छी बात है। आप देखेंगे एक हमारे थी ना उम्मीद थी ना मोदी जी से, भारत सरकार से, अपनी आर्मी से, वो पूरी हो गई एक तरह से। प्रधानमंत्री मोदी ने रद्द की यूरोप की यात्रा। अब पाकिस्तान की प्रतिक्रिया देखकर भारत उठाएगा अगला कदम। भाई जो तुम रिएक्ट करोगे वही हम करेंगे। वही अब ऑपरेशन सिंदूर की बातें हो रही हैं। हमारे महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा था और हम लोग इतने आसानी से थोड़ी भूल जाते हैं भाई। बस रणनीति बनानी पड़ती है भाई, जल्दी कोई फैसला नहीं किया जा सकता है। भारतीय हमले में मारे गए 3 आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए पाक सैन्यकर्मी व अफसर। देख लीजिए अब क्या बोलेंगे। देख लीजिए, अभी तो वही चर्चाएं हो रही हैं ऑपरेशन सिंदूर की, देख रहे हैं। गुरुद्वारे पर पाकिस्तान कार्रवाई की मान और सुखबीर ने की निंदा। अब पाकिस्तान इस तरह की हरकतें तो करता रहेगा भाई, मैं पहले ही कहा हूं कि वो नहीं सुधरेगा। लातों की भूत बातों से नहीं मानते, जनरल चौधरी कह रहे हैं। देख रहे हैं, पूर्व सेना प्रमुख रहे हैं। गुजरात की बेटी सूफिया के पराक्रम पर सबको गर्व है। देख लीजिए, ये आप देखिए बिग कमांडर की, अगर हम लोग सूफिया कुरैशी की बात करें तो गुजरात की फौजी परिवार का कर्नल सूफिया कुरैशी सेना में सिग्नल अफसर हैं। उन्होंने हिंदी में ऑपरेशन सिंदूर में सैन्य कार्रवाई का ब्यौरा दिया। कर्नल सूफिया की स्कूली शिक्षा वडोदरा के केंद्रीय विद्यालय में हुई। 1999 में शॉर्ट सर्विस कमीशन से सेना में आप देखते हैं कि ये भर्ती हो गई थी। 2006 में वो कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना अभियान और 2016 में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भी हिस्सा लिया। और विंग कमांडर व्योमका सिंह, ये आप देखेंगे कि वायुसेना की विंग कमांडर व्योमका सिंह हेलीकॉप्टर पायलट हैं और उन्होंने अंग्रेजी में ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा दिया। व्योमिका ने भारतीय वायुसेना के एक पायलट से विवाह किया और व्योमिका सिंह ने वर्ष 2023 में एक टीवी चैनल को बताया था कि 1990 की शुरुआत में एक परिचर्चा में भाग लेने के दौरान उन्हें वायुसेना ने आकर्षित किया और जब वो 6ठी क्लास में थी तब उन्होंने पायलट बनने की ललक थी और उसी दौरान उन्होंने उनके नाम का अर्थ आकाश की स्वाभिमानी पता चला। वह 2500 से अधिक घंटे की उड़ान भर चुकी हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के ऊंचे अक्षांशों में उड़ान भरी है और नागरिकों के कई रेस्क्यू ऑपरेशन भी किए उन्होंने। अच्छी बात है। अभी तो वही ऑपरेशन सिंदूर की चर्चाएं होंगी हर जगह, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, एक सामान्य जानकारी रखनी है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए दुनिया, जयशंकर कह रहे हैं हमारे। अब आप देखते हैं कि समर्थन के लिए फ्रांस जर्मनी के विदेश मंत्रियों को धन्यवाद बोला और चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय दूतावास ने ये आप देखिए चिताया। भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का इजरायल ने समर्थन भी किया है। अब हमले के बाद वैश्विक मीडिया में तो छाया ऑपरेशन सिंदूर, देख रहे हैं कि हर जगह उसी की चर्चाएं हो रही हैं। जियो ने मार्च में 21.4 लाख ग्राहक जुड़े हैं। 4 साल के नीचे स्तर पर पहुंचा कच्चा तेल, आयात बिल को कम करने में मिलेगी और मदद। एक महीने में क्रूड में $10 प्रति बैरल की आई कमी, आप देखेंगे। भारत की आयात बिल में पेट्रोलियम आयात की हिस्सेदारी 25% है।
वित्त वर्ष 2024-25 में पेट्रोलियम वस्तुओं का आयात 185 अरब डॉलर रहा। 90,000 करोड़ रुपए सरकार को मिले थे 2015 में उत्पाद कर वृद्धि में। एक बार फिर से उत्पाद कर में हो सकती है वृद्धि। अप्रैल में सब्जियों की कीमतों में नरमी से भोजन की लागत घटी। मार्च तिमाही में एनसीआर में घरों की औसत कीमतें स्थिर रही हैं, ये आप देखेंगे। भारत हीरा चांदी स्मार्टफोन व ऑप्टिकल फाइबर पर वेटन को नहीं देगा शुल्क छूट। पेट्रोलियम डीजल इंजन वाहन के आयात पर शुल्क रियायत पूर्व निर्धारित कोटा तक सीमित है। सीमा शुल्क की रियायत दर पर ईवी के आयात का कोटा केवल कुछ हजार तक है। ईवी के लिए कोटा से बाहर शुल्क में नहीं की गई कोई कमी। कार्बन टैक्स से निर्यात प्रभावित होने पर भारत के पास जवाबी कार्रवाई का अधिकार है। सरकार की नीतियां मैन्युफैक्चरिंग को समर्थन देने वाली हैं। ऑपरेशन सिंदूर को शेयर बाजार का सलाम। देख रहे हैं बढ़ोतरी हुई ना, तो उसी की बात हो रही। पीएनबी का मार्च तिमाही का शुद्ध लाभ 52% बढ़ा। सेट ने खारिज की जैन शॉल की याचिका। निजी संस्थाओं को रक्षा भूमि आवंटन में अनियमितता जांच दल बनाने पर विचार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा भूमि आवंटन में अनियमितताओं को किया चिन्हित। रक्षा संपदा अधिकारियों से सांठगांठ कर बंगले कॉम्प्लेक्स का निर्माण। घोटाले में कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल पर गैर जमानती वारंट। छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। बहुचर्चित कोयला घोटाले की बात हो रही है। अब आप खुद देखिए, हमारे देश में अगर इस तरह की खबरें ना आए घोटाले की, तो लगता नहीं है कि कहाँ चलेगा हम लोग, किसी दूसरे देश में तो नहीं आ गए, क्योंकि परंपरा सी बन चुकी है। समानता व न्याय के आधार पर तय हो भूमि अधिग्रहण का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अपील दायर करने में 15 दिन की देरी को माफ कर सकता है एनसीएलएटी। एनएलयू की लापरवाही से प्रश्न तैयार करने पर नाराजगी जताई। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसोर्टियम के गलत प्रश्नों से लाखों प्रतियोगियों के कैरियर पर असर पड़ा है। ये रानी दुर्गावती की समाधि को मकबरा लिखने वाली शिक्षिका पर प्रतिबंध लगा है। ये जबलपुर में चल रहा है ना। ईवीएम की तकनीकी एसओपी में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकारा। ईवीएम की वर्ड मेमोरी व सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ नहीं होने की जांच करने की बात आयोग ने कही। देखिए, अगर आयोग की चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें। दिल्ली की बात हो रही है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। वायु प्रदूषण से निपटने को क्लाउड सीडिंग ट्रायल की कैबिनेट की मंजूरी। और दिल्ली में तो आप देखते हैं कि क्या सांस लेना दुश्वार हो जाता है। 1 सप्ताह तक करेंगे इंतजार, उसके बाद कानून अपना काम करेगा। कोर्ट कह रहा है डीएमआरसी और डीएएमईपीएल के बीच विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। क्या है ये विवाद? तो आप देखिए, यह विवाद दिल्ली में एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन के संचालन से संबंधित दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लिमिटेड के कंसोर्टियम डीएएमईपीएल व डीएमआरसी के बीच एयरपोर्ट लाइन के निर्माण और संचालन रखरखाव के लिए 2018 में समझौता किया गया था। स्टेशनों तक पहुंच प्रदान करने में देरी व खराब निर्माण के चलते डीएएमईपीएल ने 2012 में समझौतों को स्थगित करने की मांग की थी। जुलाई 2012 में डीएएमईपीएल ने परिचालन बंद कर दिया और उसके बाद अक्टूबर 2012 में मध्यस्थता की कार्रवाई शुरू की थी। अतिक्रमणकारियों को अधिकारों का दावा करने की नहीं दी जा सकती अनुमति। इस सुप्रीम क्या कह रहा है? हाई कोर्ट कह रहा है। फिर मुंगेशपुर का बेदर स्टेशन शुरू हुआ, अभी नहीं मिलेगा तापमान। ये आपकी खेल से जुड़ी खबरें। खिलाड़ियों के बारे में, खेल के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। और देखिए, आईपीएल की स्थापना 2007 में हुई थी, लेकिन आप देखिए इसका पहला संस्करण 2008 में हुआ था। और आईपीएल को तो आप लोग देख ही रहे होंगे, कहीं नहीं देख रहे होंगे, एक एक बॉल देख रहे होंगे। जेमिमा के शतक से भारतीय महिला टीम में फाइनल में। और तेंदुलकर और सहवाग ने सेना की कार्रवाई की सराहना की है। बार्सिलोना पर चमत्कारिक जीत से फाइनल में इंटर मिलान। ये आप देखें,
5 आईआईटी की बुनियादी संरचना शैक्षिक क्षमता के विस्तार को मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। 4 साल की अवधि में कुल लागत 11,828.79 करोड़ रुपए होगी। आईआईटी उन्नयन के लिए 60,000 करोड़ की राष्ट्रीय योजना को मंजूरी। विद्युत क्षेत्र को कोयला आवंटन की बातें भी हो रही हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा की दिल्ली स्थित घर में मिली थी नकदी। जांच समिति कह रही नकदी में मामले में जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोप सही है। चीफ जस्टिस ने मांगा जवाब। जस्टिस वर्मा पर पद छोड़ने या फिर महाभियोग का सामना करने का संकट है। 3 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट में 50 से ज्यादा लोगों की बयान दर्ज किए गए हैं। नकदी बरामद के बाद कई स्तरों पर सामने आया विवाद इसका, तो उसी को लेकर बातें की जा रही हैं। चंद्रमा पर होंगे भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के पैरों के मिशन। मोदी जी कह रहे हैं, कहा देश के रडार पर मंगल और शुक्र ग्रह की खोज मिशन भी है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा दूसरों से आगे जाने की नहीं, साथ आगे बढ़ने की है। 2027 में गगनयान की शुरुआत में लॉन्च होगा। 2027 तक देश भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 और चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री को 2040 तक भेजेगा। ईडी जांच में आरोपितों को दिए जाएं दस्तावेज और बयानों की प्रति। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश की अनदेखी करने पर एडिशनल सेशंस जज से मांगा स्पष्टीकरण। मध्य प्रदेश के दतिया के एडिशनल सेशंस से जुड़ा है मामला। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस जज को ट्रेनिंग पर भेजने का अनुरोध किया। सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद को मिला 1 साल का सेवा विस्तार। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पंजाब सरकार बीबीएमबी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, हाईकोर्ट कह रहा है। हाईकोर्ट ने कहा पंजाब को दिया निर्देश केवल सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित है। हरियाणा को 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देने के आदेश का करें पालन। ये आप देखते हैं, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की बात हो रही है। जो हरियाणा में पानी को लेकर और हरियाणा पंजाब में चल रहा है ना, उसी की बातें की जा रही हैं। ये आप देखिए, पंजाब हरियाणा को देख लीजिए, दोनों की राजधानी चंडीगढ़ ही देखने को मिलेगी। देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में गोधरा कांड के एक दोषी की बरी करने की याचिका का विरोध हुआ। 2002 में जो हुए थे उन्हीं की बात हो। छत्तीसगढ़ में ब्लड कैंसर पीड़ित छात्रा बनी 10वीं की टॉपर। मैंने कहा ना, जिसने ठान लिया वो इस तरह पक्का मानिए कि वो जीत गया। और बड़ा ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, अनुशासन में पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं ना, तो आपका तय होना, सफल होना क्या है, तय है। बस याद रखिएगा आप लोग। यहां भी आपको क्या मिल जाती है, जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। रेनहोल्ड व पीटर ने बिना ऑक्सीजन एवरेस्ट पर चढ़ाई की। 1978 में आज ही इतालवी और ऑस्ट्रेलियाई पर्वतरोहियों रेनहोल्ड मैसनर और पीटर हैवेलर ने ऑक्सीजन की आपूर्ति के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। इससे पहले पूरक ऑक्सीजन के बिना एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करना असंभव माना जाता था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेचक के उन्मूलन की घोषणा की। 1980 में आज ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेचक के उन्मूलन की घोषणा की। यह एक ऐसी बीमारी का अंत था जिसने मानवता को कम से कम 3000 वर्षों तक परेशान किया। यह उन्मूलन डब्ल्यूएचओ के नेतृत्व में 10 साल के वैश्विक प्रयास का परिणाम था। डब्ल्यूएचओ की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। अजीब का देश के प्रति समर्पित रहे सेनानी गोपबंधु चौधरी। गोपबंधु चौधरी का जन्म 1895 में आज ही उड़ीसा में हुआ था। 1921 में आप देखिए डिप्टी मजिस्ट्रेट के रूप में जॉर्जपुर में तैनात हुए। यहाँ बाढ़ आने पर पीड़ितों की दुर्दशा की असली तस्वीर अंग्रेजी सरकार को दिखाई और इसे संशोधित करने के लिए कहने पर इस्तीफा देकर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए। 1928 में उड़ीसा में कांग्रेस नेतृत्व की बागडोर संभाली और उनके द्वारा स्थापित अलकाश्रम उड़ीसा में सविनय अवज्ञा और नमक सत्याग्रह का केंद्र बन गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण जेल गई। यह प्रसिद्ध भूदान आंदोलन से भी जुड़े थे। क्वांटम एआई टेक्नोलॉजी से जल्द हो सकेगी डीएनए की जांच। और आप देखिए आईआईटी इंदौर के विज्ञानियों ने किया विकसित की तकनीकी। इन्हें होगा कैंसर मरीजों को इससे जीन में होने वाले म्यूटेशन और बदलाव की त्वरित पता लगाकर समय पर सटीक इलाज शुरू होगा। और औषधि विज्ञान क्षेत्र, प्रत्येक व्यक्ति के जीन प्रोफाइल के अनुसार दवा निर्धारित की जा सकेगी जिससे इलाज की
प्रभावशीलता बढ़ेगी। शोधकर्ता जीन के विविध स्तरों और परिवर्तनों को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलेगी और जिससे नई खोज के रास्ते खुलेंगे। नागरिक डीएनए जांच की लागत कम होने से यह तकनीक आम लोगों की पहुंच में भी आ सकेगी, इसलिए लोगों की आसानी होगी। इंडोनेशिया में बैसाख उत्सव की तैयारी। इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत के मोजाकर्टो में बैसाख उत्सव के पहले बुधवार को महाविहार मोजो पहित मंदिर में लेटी हुई गौतम बुद्ध प्रतिमा को देखने के लिए इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल के छात्र पहुंचे। इसके जरिए इंडोनेशिया की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता से परिचित होते हैं। बैसाख उत्सव बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु के बाद याद में मनाया जाता है। डायबिटीज की दवा प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में कर सकती है मदद। 2020 में दुनिया भर में प्रोस्टेट कैंसर के 14 लाख मामले सामने आए और 3,75,000 की मौत हुई है। प्रोस्टेट कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को धीमा करेगी डायबिटीज की दवा। अनिद्रा, चिंता, अवसाद के लिए सामान्य मस्तिष्क की असामान्यताएं। और यूके बायो बैंक डेटा सेट ने 40,000 से अधिक लोगों के मस्तिष्क स्कैन का विश्लेषण किया है। शोध टीम ने सामान्य मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के बीच समानता और अंतर की मैपिंग की है। नेचर मेंटल हेल्थ पत्रिका में प्रकाशित निष्कर्षों पर कर सकते हैं मदद। अत्यधिक स्क्रीन समय बढ़ा सकता है अवसाद का जोखिम है। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, देख लीजिए। अमेरिकी विमान वाहक पोत पर उतर रहा विमान समुद्री में गिरा, पायलट सुरक्षित। भूख से जूझते फलिस्तीनियों पर इजरायल का हमला, 59 मारे गए। देख रहे हैं, गाजा में हमास के कब्जे में 21 बंधक ही जीवित हैं, ट्रंप कह रहे हैं। भारत सरकार की नाराजगी के बाद बुद्ध से जुड़ी नीलामी स्थगित रोकी गई है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।